बात हम ऐसी दो शख्सियतों के साथ कर रहे हैं जो स्वास्थ्य क्षेत्र से आती हैं। अंग्रेजी की कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, यानी अगर आपके पास स्वास्थ्य है, आपके पास सेहत है, तो आपके पास सब कुछ है। और कितनी भी धन दौलत है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो फिर मानिए कुछ भी आपके पास नहीं है। तो शुरुआत में जैसे दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से होती है, हम इस पैनल की शुरुआत दो डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं। एक डॉक्टर गीतिका शंकर तिवारी जी हैं और हमारे साथ डॉक्टर अजय मिश्रा जी हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने बलौदा बाजार में तब एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जब यहां कोई दूसरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था। लोग बड़े शहरों की तरफ हॉस्पिटल खोलते हैं, वहां लोग ज्यादा आएंगे, मरीज ज्यादा होंगे। आपने यहां सोचा कि मैं यहां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाएंगे हम लोग, उसके पीछे सोच क्या थी और उसके पीछे प्रेरणा क्या थी? नमस्कार। बलौदा बाज़ार क्षेत्र में जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने की शुरुआत किए थे आज से करीबन 6 साल पहले, तो हमारा हॉस्पिटल एक डबल स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। शुरू से मुझे लगा था कि ये क्षेत्र काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि लोग बड़े शहर में हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, बड़े शहरों में तो हमेशा अथाह संभावनाएं रहती हैं और वहाँ पे लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हर फॉर्म में उपलब्ध है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। पर बलौदा बाज़ार में मुझे लगा कि यहाँ काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ लोग अभाव में थे, एक प्रॉपर हॉस्पिटल के, प्रॉपर हेल्थ केयर के अभाव में लोग थे। इसीलिए मुझे उससे प्रेरणा मिली कि यहाँ पे हमें एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना चाहिए। जब हम आए थे तो यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल मात्र 20 बेड का डबल स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, जहाँ पे स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग और जनरल सर्जरी का विभाग कार्यरत था। आज 6 वर्षों में मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस क्षेत्र के लोगों के विश्वास, प्रेम के कारण आज हमारा हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी 80 बेडेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सिटी स्कैन, कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी यूनिट, ट्रॉमा सेंटर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से डील करने की एचडीयू टीम के अलावा टोटल 12 टीम्स काम कर रही हैं। अजय सर, मैं आपकी ओर आना चाहूँगी। और मैंने जब पढ़ा एचओडी इमरजेंसी मेडिसिन, सर सबसे पहले मेरा सवाल यही है, इमरजेंसी मेडिसिन क्या है, उसका क्या तात्पर्य है? नमस्कार सभी को। इमरजेंसी मेडिसिन एक नई मेडिकल स्पेशलिटी ब्रांच है। इंडिया में ये नई ब्रांच है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाए तो करीब 50 सालों से ये ब्रांचेस डेवलप हो चुकी है। इंडिया में लगभग 20 से 25 साल पहले इमरजेंसी मेडिसिन की शुरुआत हुई थी। साउथ से शुरुआत हुई थी, वेलोर, अपोलो, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सब हॉस्पिटल्स से और कुछ ट्रेंड इमरजेंसी फिजिशियंस थे, उन्होंने मिलकर इस ब्रांच की शुरुआत की थी। इमरजेंसी मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है या ऐसा डिपार्टमेंट कह सकते हैं जहाँ पे किसी भी तरह की इंजरीज या किसी भी तरह की इलनेस जिसको इमीडिएट या अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऐसे मरीजों का इलाज किया जाता है। और अगर सही समय पर सही इलाज मिल जाए मरीज को तो उसकी जान बच सकती है। हम इमरजेंसी यही मानते हैं कि बहुत कोई सीरियस एक्सीडेंट है या कुछ अचानक हार्ट स्ट्रोक या कुछ हुआ है तो हम हॉस्पिटल लेकर गए, वो इमरजेंसी है। क्या यहीं तक सीमित है इमरजेंसी मेडिसिन या इससे आगे भी बहुत वास्ट है? नहीं, इमरजेंसी मेडिसिन एक बहुत ही वास्ट स्पेशलिटी है जिसके अंडर बहुत सारी सब स्पेशलिटी आती हैं। जो हम बात करें ट्रॉमा की, हार्ट अटैक, ये हम बात करें, ये कुछ सब स्पेशलिटीज़ हैं। इसके अंडर में डिजास्टर मेडिसिन भी आता है, मास कैजुअल्टी इंसिडेंट्स, टॉक्सिकोलॉजी जो कि पॉइजनिंग्स वगैरह, या फिर छोटी से छोटी बीमारी जिसको मरीज को अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है, जान का खतरा बढ़ सकता है। इसमें अगर हम बात करें विस्तार से तो सिंपल बुखार से लेके जो कि मलेरिया, डेंगू या किसी भी अन्य तरह का बुखार, इवन कोविड, कोरोना बीमारी हो सकती है, जो कि अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट सीवियर सेप्सिस, सेप्टिक शॉक में जाके मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में जाके उसकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अभी हमने बात किया कि हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या, ना सिर्फ हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर एक्यूट किडनी इंजरीज हैं, सीकेडी पेशेंट्स हैं जिनमें अक्सर कई बार अचानक से सांस लेने में तकलीफ डेवलप होती है, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, अर्जेंट डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। या फिर हम बात करें कि कुत्ते का काट देना, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी को कुत्ता काट ले तो उसको एक
ऐसी बीमारी हो सकती है जिसको हम रेबीज कहते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में। तो अगर उसको सही समय पे ट्रीटमेंट ना मिले और मरीज को रेबीज हो जाए तो उस मरीज की मृत्यु हो सकती है। उसके अलावा सांप का काटना, पॉइजनिंग्स, जो कुछ पॉइजन्स वगैरह खा के आते हैं मरीज, तो ये सारी कुछ फैसिलिटीज़ हैं। प्लस डेफिनेटली सर्जिकल इमरजेंसीज, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी, कैंसर रिलेटेड इमरजेंसीज जो हैं, एंड ट्रॉमा इमरजेंसीज, ये सारे कुछ फील्ड्स हैं जो इमरजेंसी मेडिसिन के अंडर में कवर होते हैं। गीतिका मैम, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। और देखिए, आपने अभी बताया कि एक नॉर्मल छोटे से शुरुआत की, अब मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। लेकिन ये चुनौतीपूर्ण सफर भी जाहिर तौर पर रहा होगा, क्योंकि आप खुद एक माँ हैं। अपने घर को मेंटेन करना, इसी के साथ अपने अस्पताल को, अपने मरीजों को मेंटेन करना, कैसे कर पाती हैं मैम ये? I think everybody's life is full of challenges and a strong woman knows how to overcome it. मेरे लाइफ में चैलेंजेस में ओवरकम होने का मेरी 2 माँओं का काफ़ी बड़ा योगदान है। एक मेरी माँ डॉक्टर प्रीति मिश्रा, जो कि खुद प्राध्यापक और HOD हैं समाजशास्त्र विभाग की, और दूसरी मेरी सासू माँ श्रीमती उषा तिवारी। मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने उनको हमेशा से देखा कि उन्होंने अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ में काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के चला। उनका दिया हुआ मैनेजमेंट का गुरु मंत्र, जैसा कई मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं कि मैडम आपकी मम्मी को मानना पड़ेगा कि उन्होंने आपको इतना अच्छा मैनेजमेंट हर चीज़ का सिखाया है, तो उनका दिया हुआ मैनेजमेंट का गुरु मंत्र जो है वो मेरी लाइफ में हर पड़ाव में काम हुआ आया है। दूसरा मेरी सासू माँ, जिन्होंने, जैसा कि आपने बोला, घर और हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे घर के दायित्व से हमेशा मुक्त रखा। इसके कारण शायद मैं जब हॉस्पिटल जाती हूँ तो पूरे डेडिकेशन से अपने पेशेंट्स और अपने हॉस्पिटल का ध्यान रख पाती हूँ। तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि एवरी पर्सन शुड नो व्हाट टू प्रायोरिटाइज एंड व्हेन टू प्रायोरिटाइज। वर्क को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हमेशा इस चीज़ को मेक श्योर करती हूँ कि अपने वर्क टाइम के अलावा, क्योंकि मेरी ब्रांच ऐसे है कि उसमें पेशेंट्स 9 महीने जब गर्भवती रहती है तो कई बार उनको इमरजेंसी आवर्स में भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं अगर फिजिकली अवेलेबल नहीं हूँ तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम देम सो दैट दे फ्री फील टू कॉल मी। एंड थर्ड थिंग इज़ टीम वर्क। मेरे घर में, मेरे हाउस हेल्प के रूप में या मेरे हॉस्पिटल में, चाहे वो मेरे कलीग्स हों, मतलब मेडिकल प्रोफेशनल्स हो या नॉन मेडिकल स्टाफ हो, हर जगह मैंने टीम वर्क की सहायता से ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ। अजय सर, एक सवाल मेरा आपसे था, क्योंकि देखिए आप जहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यानी कि NHMMI हॉस्पिटल जो है, उसमें जो मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल इंडिया में बहुत बेस्ट है। कैसे वहाँ पर ऐसा क्या खास है, कैसे डॉक्टर्स वहाँ काम करते हैं, टीम कैसे काम करती है, ये तमाम जानकारी मैं चाहूँगी सर आपसे। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और दर्शकों का, जिन्होंने हमें और मेरे पेशेंट्स का, जिन्होंने हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट को सेंट्रल इंडिया का बेस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाया है। और इसके पीछे मैं मानता हूँ कि एक डिपार्टमेंट, कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डिपार्टमेंट का बेस्ट होना डिपेंड करता है पूरी टीम पे। तो हमारे जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक बहुत ही अच्छा टीम वर्क है, ट्रेंड इमरजेंसी फिजिशियंस हैं, प्लस किसी की जान बचाने के लिए जो भी इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है उसके लिए जो भी फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हर डिपार्टमेंट के पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड हो, चाहे सर्जिकल रिलेटेड हो, ऑप्स एंड गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसीज हो, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज हो, कार्डियक इमरजेंसी, न्यूरोलॉजिकल, सब आते हैं। तो एक बैकअप में, बैक एंड में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलना क्रिटिकल केयर टीम का, प्लस अदर डिपार्टमेंट से, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट से एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमको मिलता है और एक टीम के जैसे सब लोग काम करते हैं। इसके अलावा मेरा मानना है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट, किसी भी हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सक्सेस के पीछे उस हॉस्पिटल की ऑपरेशंस टीम और मैनेजमेंट टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि अगर उनका सपोर्ट अच्छा ना हो, जो कि हमारे NHMI हॉस्पिटल में मुझे ऑपरेशंस टीम और मैनेजमेंट टीम से बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट मिलता है आगे बढ़ने के लिए, खुल के बिना डर के काम करने के लिए, बिना किसी रुकावट के, ताकि हम पेशेंट की जान बचाने में मैक्सिमम से मैक्सिमम मदद कर सकें। हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि इस मरीज को अगर हम इलाज करेंगे तो ये पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखते हैं, हमें बिल्कुल इस चीज़ की चिंता नहीं रहती। हम खुल के इलाज करते हैं मरीज का, जो भी उसे ट्रीटमेंट चाहिए। तो एक टीम वर्क और एक इंफ्रास्ट्रक्चर विथ ऑल द इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़,
ये सारी चीज़ें एंड डेफिनेटली ट्रेंड इमरजेंसी फिजिशियंस का होना ये हमारे डिपार्टमेंट को एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट बनाता है मैम। गीतिका मैम, एक सवाल है आपसे। कोविड में हमने देखा कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया। उस दौर में डॉक्टर्स ने ऑनलाइन कंसल्टेशन दिया अपने पेशेंट्स को। किसी को पेट में दर्द है तो वो डॉक्टर से वर्चुअली बात कर सकता है, ऑनलाइन कॉल कर सकता है। लेकिन एज ए गायनेकोलॉजिस्ट बड़ी दिक्कत है ये, क्योंकि वहाँ पर फिर वो नहीं चलती इस तरह की चीज़ें। तो कोविड में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उस वक्त क्या बदलाव थे, या उनसे क्या चीज़ें आपने, क्योंकि व्यक्ति हर चीज़ से सीखता है, कुछ भविष्य के लिए तैयारी करता है, तो आपने क्या सीखा, आपको वहाँ से क्या सीखने को मिला, और वो आपका फ्रेज कैसा था वो? कोविड-19 तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, अकेले मेरे सामने नहीं, मुझे लगता है सभी डॉक्टर्स के सामने। पर हाँ, जैसा आपने बोला, बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, ऑलरेडी जो पेशेंट लेबर में रहती है वो ऑलरेडी बहुत डरी हुई, घबराई हुई रहती है। उस समय, कोविड के समय, उसके मन में एक अलग डर रहता था कोविड-19 का। और ऐसे तो हम जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, पर उस समय हमको ये रहता था कि हमको खुद को भी बचाना है अपने आप से, खास करके फर्स्ट फेज में। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसमें हमारे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हमको खूब हेल्प की। और जिस समय पीपीईज वगैरह अवेलेबल नहीं थे तो वो सब हमने अवेलेबल करा के काम किया। सेकेंड, कोविड-19 में मुझे पहली बार, मतलब मैंने, मेरे घर का जो परिवार है वो 5 से बढ़कर 100 का परिवार हो चुका था, क्योंकि मेरा जो स्टाफ है वो दूर से आता था। वो एक बार वार्ड के अंदर जाता था तो वो बाहर नहीं निकल पाता था। तो हमारी जो मैनेजमेंट की टीम है उन्होंने बहुत अच्छे से, हम सब ने मिल के उस स्टाफ के खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रखा। थर्ड, उस समय मैंने पहली बार मरीज के परिजन का भी रोल प्ले किया है, क्योंकि जो कोविड पेशेंट्स एडमिट होते थे उनके परिजन भी उनके पास जा नहीं सकते थे और कई लोग जाना भी नहीं चाहते थे। तो उनसे वीडियो कंसल्टेशन करना, उनकी नीड्स पूछना, उनको टाइमली फूड अवेलेबल कराना, ये सब काफ़ी चुनौती बड़ा कार्य था, जिसमें हमने बहुत अच्छे से ओवरकम किया। यूं ही डॉक्टर्स को धरती का भगवान नहीं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हमने आपको बताया। 2 डॉक्टर्स आपके सामने हैं, तालियां बजा सकते हैं इनके लिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने कोविड में हमारी जान बचाई है, अपने दिन का चैन, रातों की नींद गवा के हम लोगों की सेवा की। मज़ा नहीं आया तालियों में, जान बची है भाई। हाँ, प्रेरणा, आप सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल। अजय सर, सवाल मेरा ये है, अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया था कि इंडिया में जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसका स्कोप थोड़ा सा भी कम है, क्योंकि इंडिया में अभी वो इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स में नहीं देखा जा रहा है। लेकिन कब तक वो देखा जाएगा, सबसे बड़ी बात तो ये। ऊपर से अगर आपके हॉस्पिटल में है तो आप कैसे अपने हॉस्पिटल को दूसरे हॉस्पिटल से अलग देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? देखिए, अभी इंडिया में अगर हम देखें तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, जो फंक्शनल इमरजेंसी डिपार्टमेंट अगर हम बात करें, जहाँ पे प्रॉपरली ट्रेंड इमरजेंसी फिजिशियंस हैं और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल्स में, खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इनफैक्ट मैं खुद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, वहाँ पे कैजुअलिटी है, वो अभी भी कैजुअलिटी के जैसे ही काम होता है कि पेशेंट्स आते हैं, थोड़ा प्राइमरी मैनेजमेंट होके पेशेंट्स गेट रेफर टू अदर डिपार्टमेंट्स, और वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतने इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाते कि मरीज का वहीं पे तुरंत गोल्डन आवर में उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। तो मेरा मानना है कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिल के साझेदारी से काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम हॉस्पिटल में और अपने देश में इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के नंबर्स को बढ़ा सकें। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है मैन पावर। ट्रेंड इमरजेंसी फिजिशियंस की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश में। तो हम प्रयास, हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इंडिया, हम प्रयास में लगे हुए हैं ताकि हम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में इमरजेंसी मेडिसिन के कोर्सेज़ को और आगे बढ़ा पाएँ, जो कि ऑलरेडी हमारे ऑलमोस्ट मोर देन 250+ हॉस्पिटल्स में हमारे इमरजेंसी मेडिसिन के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं। तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पेशेंट, इमरजेंसी फिजिशियन और पेशेंट का रेशियो अगर देखा जाए तो वो बहुत ही नहीं के बराबर है, बहुत ही कम है। तो गवर्नमेंट की साझेदारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों को आगे आके इसमें हमको काम करना होगा, ताकि हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट को आगे बढ़ा सकें। इतनी बड़ी जो आपने जिम्मेदारी उठाई है, उसके पीछे जाहिर तौर पर कोई प्रेरणा तो जरूर रही होगी। डॉक्टर बनने की प्रेरणा मेरे को मेरे नाना स्वर्गीय डॉक्टर प्रशांत तिवारी जी, जो कि एक सर्जन थे, उनसे मिली थी।
बचपन में ही मैंने ठान लिया था मुझे इनके जैसे ही बनना है। फिर ऑब्स्टेट्रिक्स को एज अ ब्रांच चुनने की प्रेरणा मुझे मेरे एमबीबीएस डेज में मिली, क्योंकि एमबीबीएस के हॉस्पिटल जाते थे अपने क्लिनिक्स अटेंड करने, तो यही एक वार्ड होता था जहाँ खुशियों का माहौल रहता था। मतलब हर कोई खुश रहता था, चाहे वो मरीज खुद हो या उसके रिश्तेदार हों। सेकंड, मुझे ये चीज़ लगती है कि भगवान ने हम ऑब्स्टेटिशियंस को एक कड़ी बनाया है अपने सबसे सुंदर कृति को इस धरती पे लाने की, जो कि मुझे संतुष्टि और खुशी प्रदान करता है। कोविड का जिक्र अभी आसिफ ने भी किया था। कोविड से रिलेटेड मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी। जब कोविड में ऐसी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं लेकिन कोविड पॉजिटिव हो गई हैं, उनको आपने केयर करने की सलाह कैसे दी थी? अगर अभी भी भगवान ना करे, वैसे तो अभी कोविड पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आगे भी ऐसे केसेस आते हैं तो वो कैसे अपनी टेक केयर कर सकते हैं? कोविड पॉजिटिव, खैर अभी तो मुझे नहीं लगता कि इस सिनेरियो में इतनी सीवियरिटी रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेटेड है। पर फिर भी प्रेगनेंसी जो रहती है वो खुद एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट रहती है। मतलब इसमें हमको इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस एक दूसरे ह्यूमन बीइंग की तुलना में ज़्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली प्रेग्नेंट फीमेल्स आर एट मोर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, बट इफ़ दे आर वैक्सीनेटेड उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही वो अपना ध्यान रख सकती हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई अलार्मिंग साइंस हो। जैसे वो घर पे ही अपना सैचुरेशन वगैरह मॉनिटर कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में सैचुरेशन अगर 94% से कम ड्रॉप होता है तो उसको अलार्मिंग माना जाता है। फीवर जो है वो उसमें प्लेन पैरासीटामॉल की टैबलेट्स जो रहती हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती हैं, और कोविड का फीवर नॉर्मली 2 to 3 डेज़ तो रहता ही है। पर फिर भी फीवर काफ़ी हाई डिग्री होने पे उनको हॉस्पिटल को कंसल्ट करना चाहिए। हाइड्रेशन अपना काफ़ी अच्छा मेंटेन करना चाहिए, पानी बहुत लेना चाहिए, और जितनी भी फ्लूइड वाली चीज़ें हैं जैसे सूप हैं, जूसेस हैं, ये भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। डॉक्टर अजय, एक सवाल है मेरा आपसे। NHMMI में इमरजेंसी हैंडल करने की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आपको बेस्ट बनाता है सेंट्रल इंडिया में? स्टार्टिंग फ्रॉम कार्डियक इमरजेंसीज, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी जैसे कि पैरालिसिस का अटैक जो कि विंडो पीरियड में होता है, या सीजर्स, देन नेफ्रोलॉजिकल इमरजेंसीज, ऑन्कोलॉजिकल कैंसर रिलेटेड इमरजेंसीज, ऑब्स एंड गायनिकोलॉजिकल इमरजेंसीज, प्लस सर्जिकल, एनी टाइप ऑफ सर्जिकल इमरजेंसीज। पेट में दर्द होना, वो अपेंडिसाइटिस हो सकता है, यूरेटिक कैल्कुलाई हो सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, या फिर हीमोपेरिटोनियम हो सकता है, या न्यूमोपेरिटोनियम, जैसे कि हम अगर पेट में अतड़ी अगर फट जाए, तो ऑल टाइप्स ऑफ सर्जिकल इमरजेंसीज। इसके अलावा पॉलीट्रॉमा केसेस, ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो हम डील करते हैं इमरजेंसी मेडिसिन में। और सर सिचुएशंस भी बहुत अलग अलग आती होंगी, चैलेंजिंग होती होगी सिचुएशन जाहिर तौर पर, या ज़्यादा कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं और आप उनको ट्रीट करते हैं? मैम, ऐसे देखा जाए तो हर तरह के पेशेंट्स इमरजेंसी में हमारे यहाँ आते हैं। सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसीज आती हैं वो हैं कार्डियक इमरजेंसीज, एंड बीइंग वन ऑफ द बेस्ट कार्डियक डिपार्टमेंट इन आवर हॉस्पिटल, कार्डियक इमरजेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं। पेशेंट हार्ट अटैक लेके, या फिर हार्ट फेलियर में, या कई बार कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में, इस तरह की सिचुएशंस लेके इमरजेंसी में आते हैं। सेकंड जो कॉमन इमरजेंसीज है वो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज, जो पेशेंट एक्यूट स्ट्रोक विंडो पीरियड में आते हैं, बीइंग अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। एंड थर्ड जो है नेफ्रोलॉजिकल इमरजेंसीज, एंड ऑफ कोर्स सर्जिकल एंड पॉलीट्रॉमा पेशेंट्स। ये कुछ पेशेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं इमरजेंसी। एक आप डॉक्टर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्या कमियां अभी आपको लग रही हैं मौजूदा स्वास्थ्य क्षेत्र में, जिन पर कुछ काम किया जाए तो शायद स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? वो हर तरफ से, समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से, कुछ सुझाव आपकी तरफ से। विगत 6 वर्षों में मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि सबसे बड़ी कमी तो मुझे लगता है फीमेल्स में खुद में है, क्योंकि वो पूरी फैमिली का तो ध्यान रखती हैं पर अपना ध्यान रखने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। ये सबसे बड़ी कमी है। फीमेल्स अंदर से इतनी स्ट्रांग होती हैं, जब आप पूरी फैमिली का ध्यान रख ले रहे हो तो वो अपने खाने पीने का, अपने न्यूट्रिशन में हमेशा वो लापरवाही बरतती हैं। रही सरकार की बात, तो सरकारी योजनाएं ऑलरेडी इतनी चल रही हैं कि सरकार ऑलरेडी इतनी मदद कर रही है, पर मरीज को या जो गर्भवती महिला है, फीमेल्स को खुद भी तो उस तरफ रुख करना पड़ेगा। घर बैठे बैठे तो सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो सकती।
सेकंड, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने देखा है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, जैसे मैंने दूसरे प्रदेश में भी काम किया है, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश काफ़ी अच्छा है। चाहे यहाँ के लोग रहें, चाहे यहाँ की सामाजिक समरसता रहे, काफ़ी अच्छी है। फिर भी मैं लोगों से मतलब अनुरोध करूंगी कि गर्भवती महिलाएं जब रहती हैं तो नियम से उनके खाने पीने का, उनके एंटीनेटल चेकअप्स का, उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और सोनोग्राफी का खुद ध्यान दिया जाए। बहुत ज़रूरी है। माँ स्वस्थ होंगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा और फिर ये संसार स्वस्थ होगा जब सब लोग स्वस्थ होंगे। इसलिए मैंने पैनल की शुरुआत में ही कहा था कि अंग्रेजी की वो कहावत वाकई बहुत अच्छी है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो फिर आपके पास सब कुछ है, और अगर स्वास्थ्य नहीं है तो फिर आप परेशान होते रहेंगे। किसी भी चीज़ में ना दिल लगेगा। दिल की बात भी सर ने की थी, तो अपने दिल का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। बहुत धन्यवाद है डॉक्टर अजय, डॉक्टर गीतिका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप प्लीज़ मंच पर बने रहें, हम सम्मानित करना चाहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का ही। और मैं अब मंच पर श्याम विहारी शर्मा सर को आमंत्रित करना चाहूँगी, सीनियर मैनेजर सेल्स हैं हमारे। और सर आइए और हमारे दोनों ही मेहमानों को स्मृति चिन्ह भेंट कीजिए। छत्तीसगढ़ में बालोदा बाजार में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कभी रुकनी नहीं चाहिए, और हेल्थ इज वेल्थ का ये जो नारा है ये सदैव इसी तरह से चलना चाहिए। सभी को स्वस्थ सुरक्षित बनाए रखने में किस तरह से चिकित्सक अपना योगदान देते हैं वो बहुत अहम है।